बाजार बोलता है, इसमें हम सारे डेटा पॉइंट्स पढ़ते हैं, उनका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। पहले एफआईआई से शुरुआत करते हैं। एफआईआई ने कल एज यूजुअल जो ट्रेंड था उसमें कोई रिवर्सल नहीं था, लेकिन क्वेंटम थोड़ा कम था एफआईआई का। कल शायद थोड़ा थिन ट्रेंड था, क्योंकि मैं देख रहा था कि एफआईआई की जो बाइंग सेलिंग थी वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी। 485 करोड़ की सेलिंग और 264 करोड़ की बाइंग। तो ये बड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद एक एफआई या दो एफआई कल मार्केट में थे और एक दो डीआईज मार्केट में थे, बस उन्होंने ही काम किया है, बाकी सब दूर थे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिसेस का हाल देखते हैं। असली कहानी तो वहाँ पर है आज। डाउ जोन्स देख लीजिए एक बार। अच्छा लगेगा आपको, अपनी स्क्रीन, डाउ जोन्स नहीं, अपनी स्क्रीन की 890 पॉइंट डाउ गिरने के बाद आपकी स्क्रीन पर 270 सेंसेक्स डाउन है, और उसमें भी इंडसइंड बैंक का एक प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से मेजरली डाउन है। शंघाई में ½ % की गिरावट, हैंगसेंग में करीब 1% की गिरावट, निकाई में 1% की गिरावट, कोस्पी में 1% की गिरावट। सभी गिरे हुए हैं, अब भी गिरे हुए हैं लेकिन कम। आगे बढ़ते हैं, टॉप गेनर्स या लूजर्स। तो गेनर्स की लिस्ट एक बार देख लेते हैं। आज ऐसे काउंटर कौन से हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो चेन्नई पेट्रो 5.5% ऊपर, टीआई इंडिया करीब 5% ऊपर, एचईजी 4.5%, टाटा कम्युनिकेशन 4.5%, पेटीएम 4%। अब गिरने वालों की देख लेते हैं लिस्ट कौन सी है। तो आज गिरने वालों में प्राइवेट बैंक्स तो होंगे ही होंगे। इंडसइंड बैंक का यहाँ पर 20% का डाउन सर्किट भी लगा हुआ था, अब करीब 20.5% गिरा हुआ है। सफायर 7%, त्रिवेणी टर्बाइन 6.5%, नुवामा 6% और ज्योति सीएनसी 6%। आगे बढ़ते हैं, अमेरिकन मार्केट्स पर आते हैं। क्यों अमेरिकन मार्केट्स में कल खलबली मच गई और कितनी खलबली मची? एक समय पे तो डाउ जोन्स 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा गिर गया था, हालांकि थोड़ा सा निचले स्तरों से रिकवर हुआ, और जो आपने 890 पॉइंट की गिरावट के साथ देखा वो क्लोजिंग थी, वो इंट्राडे लो नहीं था। तो इंट्राडे लो तो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे था। नेस्डेक कल 5% गिरा, एक पॉइंट पर 5% गिरा हुआ था, क्लोजिंग 4% की रही गिरने के बाद। अब नेस्डेक अपने हाई से 14% नीचे आ चुका है। हमको बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ जो स्मॉल कैप गिर गए हैं, मिड कैप गिर गए हैं। यूएस में भी एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं रसेल 2000, उसमें वहाँ की जो छोटी कंपनी है वो सारी लिस्टेड है, और वो भी अपने हाई से 18% नीचे आ चुका है। तो मतलब हमारे अगर छोटे शेयर 35-40% नीचे आ चुके, तो 18% अमेरिकन मार्केट में भी आ चुके हैं। तो ये एक थोड़ी सी अलग चीज़ है। रचित भाई, ये जो कहते हैं ना कि 20% जब अपने हाई से कोई इंडेक्स नीचे आ जाता है तो उसको बेयर रन में मान लेते हैं, और जब कोई इंडेक्स नीचे से, निचले स्तरों से 20% रिकवर हो जाता है तो उसको बुल रन की शुरुआत कहते हैं। ये आपको याद होगा जब कोविड में 7600 के अराउंड निफ्टी आई थी, तो कोविड में जो इंडिया का बुल रन शुरू हुआ था वो 8800-8900 के आसपास आई थिंक बन रहा था, माफ़ कीजिएगा 9000 के ऊपर बन रहा था। तो वहाँ से बुल रन शुरू हुआ था, और आज देख लीजिए कहाँ तक पहुँचा। वो कोविड वाला बुल रन तो कोई भूलेगा नहीं। डाउ उस समय भी सर क्या पता क्या हुआ था, उस समय पर भी एक या दो मार्केट, आई थिंक चीन का मार्केट था वो पहले, सबसे पहले ग्रीन में आया था, गिरा भी सबसे पहले वही था, और उसके बाद यूरोप का एक मार्केट था और शायद अमेरिका था, वो पहले बुल रन में आ गए थे, उसके बाद हम बुल रन में आए थे। सर अभी बेयर रन की कहानी चल रही है कि 20% कौन ऊपर से नीचे आ रहा है। लग रहा है कि ये बेयर रन की शुरुआत है, या ये लग रहा है कि ये टेम्परेरी आर्टिफिशियल सेलिंग है केवल? सर इसमें एक चीज अपन देखते हैं, जो आपका सबसे पहला डेटा पॉइंट है। कल आपने ये बात बोली कि एफआईआई लगता है एक दो ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। सर एक बेसिक प्रिंसिपल है, इसको समझने की हम चेष्टा करें कि देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू सेल इन द मार्केट। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको कि आपने एक लेवल पे बाइंग करी है, आप उसको डॉलर ट्रेड से सेट ऑफ भी कर देते हैं, और उसको सेट ऑफ करने के बाद आप उसको बेचते चले जाते हैं। बट वैल्यूएशंस अगर ऐसे लेवल पे आ जाए स्टॉक्स की कि आपके पास अगर बेचने के लिए माल ही ना बचे, वन, टू, आपके लिए वैल्यूएशंस अब धीरे धीरे अट्रैक्टिव बनती जाएं, उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है सर कि आपका बेचने का मोमेंटम जो है वो कम होने लग जाता है। अभी आपने देखा होगा कुछ कुछ फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से इंडिया को अब री रेटिंग कैंडिडेट और इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे वापस कॉन्फिडेंस दिखाने वाली बातें हो रही हैं। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये देख लीजिए कि आरबीआई, अभी आप देखें आरबीआई भी आपके फेवर में मूव कर रहा है। अगर हम गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स देखें जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपके एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे, जीएसटी भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कम करने को तैयार हो रही है।
मतलब अब हमारी गवर्नमेंट ये ग्रोथ को एक तरीके से मोमेंटम देने की कोशिश कर रही है। वैल्यूएशंस हमारे बहुत ज्यादा करेक्ट कर गए हैं, उसके बाद अब सेलिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता है। और वो कहीं ना कहीं कल के मार्केट में आपको देखने को ही मिला होगा, लुकिंग एट द लेवल्स। ये बात जरूर है कि हम लोग सब थोड़े डरे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहां से आपको कोई और डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगा, मगर अब और डाउनसाइड आपको देखने को भी मिलता है तो इंडियन मार्केट उस जो बेयर रन के हम बात कर रहे हैं उसकी गिरफ्त से अब कहीं ना कहीं बाहर निकलता हुआ आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और सर हमारी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। जो गवर्नमेंट और आरबीआई की तरफ से अब सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, उससे वो आगे ही बढ़ेगी। थोड़ा स्लो डाउन हमने जरूर देखा था, बट अब अगर सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली आप देखिए जिस तरीके से हम मोमेंटम पकड़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, हम सर अपने डाउन साइड के बहुत पास पहुंच चुके हैं। हम उस बेयर रन में नहीं है। यही बस यही चीज़ कल मेरी अंशुल जी से भी बात हो रही थी, और जब हम बॉम्बे इवेंट में गए थे तो वहाँ भी जो मेरे मार्केट एक्सपर्ट से बात हो रही थी, बड़े बड़े दिग्गजों से, सबका मानना यही है कि हम बेयर रन में नहीं आने वाले हैं। पहली चीज़ तो, पहला डर तो हमें यही निकाल देना चाहिए। दूसरा कि हम बहुत नज़दीक हैं अपने बॉटम के। अब कोई बॉटम एग्जैक्टली कि निफ्टी यहाँ से घूम जाएगा या निफ्टी इस दिन घूम जाएगा, ये कहना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। और लेकिन हाँ, सभी ने ये कहा कि हम बॉटम के बहुत नज़दीक हैं। परेशानी ज़रूर हो सकती है थोड़ी सी। अब वो परेशानी 1 महीने की होगी या वो 3 महीने की होगी, वो अलग की चीज़ है। तो ये थोड़ा सा इस समय मार्केट में चल रहा है। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि अमेरिकन मार्केट क्यों गिरा कल, तो उसके पीछे की एक रीज़न बता देते हैं। टैरिफ का एक तो डर है वहाँ पर कि टैरिफ उन पर खुद उल्टा अटैक कर रहा है, उनकी खुद की जीडीपी को परेशान करेगा। तो टैरिफ के चलते मंदी का डर यूएस में आ गया है। हमने 2-3 दिन पहले भी बात की थी कि आने वाला समय हो सकता है कि यूएस मार्केट आपको रोज गिरता हुआ दिखाई दे, अच्छे से गिरता हुआ दिखाई दे, और आप हो सकता है कि अनस्केच्ड रहें। ऐसा हुआ, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर जो जीडीपी के फोरकास्ट आ रहे थे वो -2.8, -2.5 इस तरह के आने लगे। तो जब जीडीपी आपकी नेगेटिव में चली जाएगी तो मंदी तो होगी, और मंदी का डर क्यों नहीं होगा। महंगाई दर बढ़ने का डर है। अब ये थोड़ा सा उल्टा है। अब जीडीपी गिरेगी और महंगाई बढ़ेगी तो ये थोड़ी और डबल ट्रबल हो जाएगा। वो किस लिए? क्योंकि वहाँ पर जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं उनके ही देश में अगर टैरिफ वाला माल आएगा तो वो महंगा पड़ेगा उन्हीं के लोगों को, तो वो सीधा कि महंगाई बढ़ेगी। तीसरा कि इकोनॉमी की ग्रोथ में डी ग्रोथ होने का खतरा है, कि ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ आ जाएगी, तो ये थोड़ा सा एक डर है। साथ ही अगर देखें ब्याज दर कटौती पर ब्रेक, ब्याज दर में अच्छी खासी वो कटौती कर रहे थे फेड के चेयरमैन गवर्नर। अब उन्होंने सीधा बोलना शुरू कर दिया कि भाई जब तक टैरिफ की क्लैरिटी नहीं आ जाती हम इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर पाएंगे। हमें अभी इंटरेस्ट रेट का इनफैक्ट पाथ भी नहीं पता। अगर महंगाई बढ़ गई तो हो सकता है कि उनको उल्टा इंटरेस्ट रेट की साइकिल रोक के रिवर्स करना पड़े, यानी कि इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़े। ये भी एक आने वाले समय हो सकता है कि हमारे सामने डर पैदा हो जाएगा। रचित भाई ये बताइए, ये देखिए जो भी सब हो रहा है अमेरिका में अब हो रहा है, अब इंडिया में नहीं है। इंडिया तो अपना एक ट्रेड डील करेगा, शांत बैठ जाएगा। लेकिन ये जो हमारे कंपनियां हैं जो यूएस में काम करती हैं, 60-80% रेवेन्यू ग्लोबली कमाती हैं, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, ये जितनी भी आईटी की कंपनियां हैं, बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट फ्रंट पर काम करती हैं, इन सभी पर आपका आउटलुक सर? क्योंकि ये जो पूरी गिरावट है ना सर, अभी जो पिछले देखिए दिसंबर तक जो गिरावट आई मार्केट ब्रॉडर गिरा, जनवरी से जो गिरावट आई है ना उसमें स्मॉल कैप गिरा और इंडेक्स गिरा, और इंडेक्स को गिराने का काम आईटी ने किया है। अगर आप देखोगे तो आईटी रोज गिर रहा है, अमेरिका की वजह से ही गिर रहा है सर। अब आईटी शेयरों में क्या करना है? सर देखिए इसमें ना एक चीज हमको समझनी होगी कि जैसे हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो मैनेजमेंट की पेडिग्री की बात करते हैं। अब हम अगर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप को समझने की कोशिश करें। सर वो हैं बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन आदमी कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट कर रहा है या टैरिफ का थ्रेट दिखा रहा है तो वो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि वो एक लिमिट तक ही ये चीज कर पाएंगे। इसके पीछे का बेसिक कारण बताता हूं आपको। जितने भी आपने डेटा पॉइंट्स की बात करी, महंगाई बढ़ जाएगी और रेट्स कट नहीं होंगी, इकोनॉमी डी ग्रोथ में चली जाएगी, इसके पीछे का बेसिक कारण है कि आप अगर टैरिफ लगाते हैं तो आप ही के इंपोर्ट जो हैं वो महंगे हो जाएंगे, और यूएस जैसी कंट्री को इंपोर्ट महंगा बिल्कुल नहीं सुहाएगा। क्योंकि सर देखिए दो इकोनॉमी चलती है पूरे वर्ल्ड में,
एक है कंजम्पशन इकोनॉमी, एक है प्रोडक्शन इकोनॉमी। यूएस इज द बिगेस्ट कंजम्पशन इकोनॉमी, और अगर उसको आप चेंज करके एक प्रोडक्शन इकोनॉमी बनाना चाहेंगे सर, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन सच शॉर्ट नोटिस, क्योंकि वहां पे लेबर प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। अगर आप इन हाउस प्रोडक्शन भी करेंगे तो वो पहुंचाएगा ही नहीं, और इवेंचुअली इन्फ्लेशन को ट्रिगर करेगा। और ये डर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को है। इसलिए आप देखें कि वो चाइना और कनाडा के साथ जो टिंकरिंग कर रहे हैं कि हम इसमें कर देंगे और इसमें नहीं करेंगे, और ये चीज हम बिना टैरिफ के ले लेंगे और इसमें टैरिफ लगाएंगे, ही इज जस्ट ट्राइंग टू डू हिज मिक्स एंड मैच। मैं इतना सा कहना चाहूंगा, थोड़ा सा डस्ट को सेटल हो जाने दीजिए, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद जरूर आप वैल्यू हंटिंग करिएगा। क्योंकि अब कहीं हद तक ये चीज क्लियर हो गई कि इस डर को हम जितना बड़ा देख रहे थे, मतलब मैं आपको 1 महीने पहले की बात बताऊं या 20 दिन पहले की बात बताऊं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे थे, एक डर सबको लगने लग गया था कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। अब वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होता जा रहा है सर, क्योंकि दिख रहा है कि वो खुद ही अपने स्टेटमेंट के साथ स्टेबल नहीं है। लेट द डस्ट सेटल, फिर वैल्यू हंटिंग करिएगा। इसके पीछे का कारण यह है कि अगर उन्होंने कहीं भी छोटी मोटी टिंकरिंग कर दी और कोई पर्टिकुलर आईटी कंपनी उसके गिरफ्त में बहुत ज्यादा आ गई, तो थोड़ा सा एक स्केरी सिचुएशन बन सकती है। बट क्या हमारा आईटी बिजनेस अमेरिका से बाहर जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो बोल रहे हैं चीजें सेटल नहीं होंगी, उसके तोड़ भी देख सकते हैं अगर वो कोई ऐसा स्टेटमेंट ले आते हैं या ऐसा कुछ पर्टिकुलर टैरिफ में वो चीज ले आते हैं, तो उसका हम तोड़ भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीजें जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाती हैं तब तक थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। और अगर आपको कोई बहुत ही अच्छी कंपनी लग रही हो एट रीजनेबल वैल्यूएशंस जिसमें यूएस का एक्सपोजर कम हो, उसमें धीरे धीरे करके आप अपनी बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि आईटी इंडस्ट्री खत्म हो रही है। ये एआई का थ्रेट जितना भी है सर, एआई के आने के बाद भी ये सिस्टम, ये जो कंपनीज हैं, ये इवॉल्व करती रहेंगी एंड दे आर हियर टू स्टे। तो वैल्यू हंटिंग या तो थोड़ा रुक जाए, और अट्रैक्टिव लगे कुछ बहुत ही ज्यादा तो स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करना चालू करें। जो डर हम देख रहे हैं वो इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। बिल्कुल, जो डर हम देख रहे हैं वो इतना बड़ा नहीं है अब कि जिसको सोचकर डरना चाहिए, जिसको लेकर पैनिक होना चाहिए। फियर तक ठीक था, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको दिख भी रहा होगा इस समय। एक बार देख लेते हैं और बाकी खबरें क्या हैं सर। इंडियन मार्केट के लिए जो सबसे अच्छी खबर, हम कहते हैं ना कि क्रूड नीचे आ जाना, तो हमारी आधी टेंशन दूर हो जाती है, हमें आधा मैक्रो लेवल पर पढ़ना ही नहीं पड़ता। मैंने ज़िंदगी में 20 साल हो गए मुझे इकोनॉमिस्ट के इंटरव्यू करते हुए। जितने इंटरव्यू मैंने आज तक किए हैं ना सर, उसमें 50% इकोनॉमिस्ट की केवल ये एक ही बात आती है, क्रूड सस्ता कर दो, हमारी इंडिया की आधी टेंशन दूर हो जाएगी। क्रूड सस्ता हो गया सर, $80 वाला 70 के नीचे आ गया, कल भी 2% गिरा है ऑलमोस्ट। और कमोडिटीज़ के प्राइजेस, कॉपर, सिल्वर, जिंक, इनकी भी कीमतें गिर गई हैं 1-1.5%। सर ये बताएं कि अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक HPCL, BPCL, IOC, इन सभी में क्या करें? जो क्रूड की एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं, जो क्रूड निकालती हैं, चूंकि उनकी प्राइसिंग पावर थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, लाइक वेदांता, सेलन एक्सप्लोरेशन, इनमें क्या करें? तो थोड़ा बताइए सर। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तो आप डेफिनेटली अब बहुत अच्छी तरीके से अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। और इसके पीछे एक और चीज ही है सर, कल आपने देखा होगा ओपेक कंट्रीज की तरफ से भी अनाउंसमेंट आया है कि कमिंग मंथ में वो अपना प्रोडक्शन को टिंकरिंग और करेंगे, जिसके बाद हम समझते हैं कि और थोड़ा सा प्राइस कूल ऑफ होगा। और अब सर जस्ट अ थॉट, और इसमें आप देखिएगा किस तरीके से है, क्योंकि यूएस भी जो अब है, और जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने एक शगुफा भी छेड़ा था, ड्रिल बेबी ड्रिल, और वो क्रूड को बहुत एक्सेसिवली वहां से अब निकाल के और मार्केट में स्प्रेड करने की बातें कर रहे थे। उनके लिए ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीजें बहुत सेकेंडरी बनती जा रही हैं। तो उसके चलते मैं समझता हूँ क्रूड आपका और कूल ऑफ करेगा, और ये डेफिनेटली इनके मार्जिन जो हैं वो इम्प्रोवाइज होंगे। और मार्जिन इम्प्रोवाइज होंगे तो मेरे हिसाब से सर, आज के टाइम में जिस तरीके से पोजीशन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंद पेट्रो, इसमें आप धीरे धीरे करके बिल्कुल अपनी बाइंग कर सकते हैं। और इन टाइम टू कम, मतलब इसको थोड़ा टाइम लगता है चलने में, इन टाइम टू कम आपको करंट लेवल्स पे अगर आप बाइंग करते हैं तो 450 से 440 के लेवल, इन लेवल्स के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। मगर सर इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल एंड अल्टीमेटली मार्केट इज द किंग, पूरा का पूरा पोजीशन यहाँ पे क्रिएट ना करें। आप जितना भी खरीदना चाह रहे हैं इस लेवल पे 50% अपना खरीद सकते हैं, और नीचे जाता है
और अगर आप फॉर्चुनेट होते हैं, मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा, आप फॉर्चुनेट होंगे अगर ये और नीचे जाएगा और आपको करीबन 308 310 के लेवल पे मिलता है, तो आप अपनी और बाइंग बढ़ा सकते हैं वहां पे। 450 से 440 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं इसमें। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर पॉजिटिव हैं रशिद जी। सर लेकिन एक चीज़ जहाँ पर कि थोड़ा सा बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो है मेटल सेक्टर। मेटल में दो चीज़ें हो रही हैं। एक कि टैरिफ में जब भी बात होती है, अभी वो चीन और कनाडा के टैरिफ की बात हुई तो उसमें स्टील और एल्यूमिनियम आ गया। चाइना और अमेरिका की बात हुई तो उसमें स्टील एल्यूमिनियम आ गया। उन्होंने जब सभी कमोडिटीज़ पर वो डाला कि मैं तो मेटल पर तो ज़रूर लगाऊंगा, उसमें स्टील एल्यूमिनियम आ गया और वो 12 मार्च से इफेक्टिव भी है। वो पता नहीं, वो तो रोज़ तो डेट चेंज कर देते हैं तो एग्जैक्टली यही नहीं पता चल रहा कि कौन सा टैरिफ कब से इफेक्टिव होगा, लेकिन हाँ वो कह तो रहे हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट स्टील मंत्रालय कह रहा है कि हम सेफगार्ड ड्यूटी लगाएंगे। अब ये सुनते सुनते भी 3 महीने हो गए सर, सेफगार्ड ड्यूटी तो लगी नहीं, लेकिन शेयर चल गए, सारे स्टील शेयर चल गए। टाटा स्टील 125-30 पर चल रहा था, वो 150 की रेंज पर पहुंच गया। स्टील अथॉरिटी जो कि 100 रुपये तक आ गया था टूट के, वो 107 अभी पिछले 2-3 दिन में टूटा, वरना 110-15 तक पहुंच गया था। जेएसडब्ल्यू 1000 के पार हो गया, रिजल्ट खराब आए हैं इन लोगों के, और 1000 के पार पहुंच गया। सर एक्चुअल में स्टील में करना क्या है? सर स्टील में कल भी आपके चैनल के माध्यम से हमने दर्शकों से रिक्वेस्ट करी थी, आज भी वही रिक्वेस्ट करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग प्लीज बुक योर प्रॉफिट्स इफ इट्स ऑन द टेबल एंड उसको लेके रखिए। उसके पीछे का एक बहुत बेसिक मैं आपको कारण बताता हूं सर। क्रूड और ये सब तो क्या है कि एक यूनिवर्सल ड्राइविंग फोर्सेस से चल रहे हैं। मेटल अकेले में ना बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व हो जाती हैं एक साथ। और कई कबार सर आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी अपने 20 साल के 25 साल के करियर में, कि मेटल में आपको इतने सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन एक साथ लगाने पड़ते हैं कि कई कबार कंफ्यूजन ही हो जाता है कि इस न्यूज के बाद इम्पैक्ट किस तरीके से आने वाला है। और इतने सारे ग्लोबल फैक्टर्स अभी चल रहे हैं। आपने जैसे इंडियन गवर्नमेंट की भी बात बताई, इंडियन गवर्नमेंट अभी थोड़ी रिलक्टेंट भी हो रही है उस बात को लेके। तो इट इज बेटर जहां पे इतना सारे फोर्सेस इन्वॉल्व हो, उस कंफ्यूजन से थोड़ी दूरी अगर बनाए रखें फॉर द टाइम बीइंग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए एक और चीज है कि अगर हम एक एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि बाहर जो भी हो रहा हो, आप ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमी वापस ग्रोथ में जा रही है, और इकोनॉमी अगर वापस ग्रोथ में जाएगी तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में मेटल कंजम्पशन तो होगा ही, एंड इवेंचुअली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, बट दैट विल टेक सम टाइम। हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ आएगी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल। उसमें आपको आते आते 1-2 क्वार्टर निकल जाएंगे, 1-2 क्वार्टर तक इनकी क्या सिचुएशन होती है नहीं होती है, और तब तक मैं समझता हूं कि शायद ऊपर वाला अगर सद्बुद्धि दे तो हमारे ट्रम्प साहब भी थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, और उसके चलते फिर हमें क्लैरिटी आएगी कि मेटल में किस तरीके से पोजीशन करना है। अभी आपको एक रनअप मिला है, और रनअप ने मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फॉर द टाइम भी थोड़ी दूरी बनाए रखें। रचित भाई, कल ना रात जब ये यूएस मार्केट गिरा हुआ था तो फ़ोन मैसेज तो ये तो होने ही थे सर, किसी का कहीं मन लग नहीं रहा था। कोई आदमी मार्केट का एक्सपर्ट जो था वो डिनर शायद ढंग से कर नहीं पा रहा था, और कर भी रहा था तो वो खा रहा था और साथ में फ़ोन देख रहा था, और उसकी नेस्डेक के टिक के साथ उसकी भी धड़कनें तेज हो रही थी। लेकिन सर मेरी ना एक दो जो एक्सपर्ट जिनको मैं बहुत मतलब ग्लोबली जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, वो बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, आप भी जानते हो। जी हाँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि कमाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से? अभी इलेक्शन का पूरा खर्चा जो करके चुके हैं वो कमाएंगे कहाँ से? सर आंसर मिल गया। तो अभी सर कई बार होता है ना कि पहले पैनिक होता है, फिर बुल रन कहाँ से शुरू होता है वो पता नहीं चलता। 3 खबरें तो डालनी है आपको सिस्टम में अच्छी अच्छी, मैं ट्रेड वॉर को ख़त्म कर रहा हूँ, मेरी इससे भी दोस्ती हो गई, उससे भी दोस्ती हो गई है, 14% वो नीचे आ चुके हैं, 20% आ जाएंगे, उसके बाद दोस्ती शुरू हो जाएंगी। तो यही होता है सर मार्केट में। बिल्कुल विवेक सर, जो आप बात कह रहे हैं ना, बहुत हद तक वो बात सही भी है कि प्रैक्टिकली जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब हाउ कैन यू किल योर ओन मार्केट्स व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ गवर्निंग सिस्टम। आप कैसे ये कदम उठा सकते हैं, कैसी बातें कर सकते हैं? बट आप ये जो बात बोल रहे हैं ना सर, ये बिल्कुल 100% सही है कि एंड ही हैज बीन नोन फॉर इट। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, ट्रंप का जो पहला रजीम था उसमें हमने बहुत हद तक ये चीजें देखी भी थी कि वो और
सर आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रूथ, बट बोला जाता था कि उनकी पोजीशन बन जाती थी और पोजीशन के बाद एक ट्वीट होता था और ट्वीट के बाद जब मार्केट रिएक्ट करता था उनकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाती थी। ऐसी ही कुछ कुछ बातें सर सन 2004 से 2008 इंडियन गवर्नमेंट इंडियन चीजों के लिए बोली जाती थी। आई रियली डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू, बट हाँ ये सब चीजें हमने पहले भी सुनी है बहुत ज्यादा। और अभी हो सकता है जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जब उनकी पोजीशन प्रॉपर्ली बिल्डअप हो जाएगी मार्केट में उसके बाद आके बोलेंगे चलिए ठीक है, इंडिया की बात मान लेते हैं सब, वसुधैव कुटुंबकम कर लेते हैं और सब एक साथ खाएंगे एक साथ कमाएंगे और ऐसे ही ग्रो करेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ दिस मैन, दैट इज फॉर श्योर। मतलब एक स्टेबल स्टेटमेंट तो इनकी तरफ से आप बिल्कुल ही उम्मीद ना करें। और विवेक सर मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि भगवान करे उनकी पोजीशन बहुत जल्दी बन जाए ताकि वो स्टेटमेंट बहुत जल्दी ला दें, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं ना बिल्कुल सही है। अमेरिकन मार्केट्स ऊपर नीचे होते हैं और फोन बजने लग जाते हैं सर। कई कबार क्या होता है कि कई कबार फिर जब यूएस मार्केट ऐसे दिख जाते हैं तो फिर फोन कुछ देर के लिए एयरप्लेन मोड पे डालना ज्यादा अच्छा हो जाता है, बट वो हमें बिल्कुल खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। बट ये वॉलेटिलिटी थोड़ी सी खत्म हो जाए उसके बाद स्टेबिलिटी आए और ये बहुत जल्दी हो, बस इसी की कामना कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कामना करते हैं और ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी कर रहे हैं, क्योंकि सर ऐसे गवर्नमेंट जब इस तरह की बात करती है ना कि स्टॉक मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, हीटेड है, या हमें हमें क्या मतलब स्टॉक मार्केट से, ऐसा ये सब हमने भी सर बहुत बार देखा है कि ये सब जब स्टेटमेंट बोले जाते हैं तो वो उसके बाद मार्केट को ऐसे इग्नोर करके और उसको नीचे आने दिया जाता है, और जब वो नीचे आने दिया जाता है तब बयान आते हैं पॉजिटिव वाले। तो वो सर ठीक है, वो समझ आता है सर। अब तो मेरे ख्याल से जनता को भी समझ आ गया होगा कि सर वो इसमें क्यों आते हैं। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा सर। देखिएगा इफ आई एम करेक्ट विद माय डेटा, उनके खुद के सहयोगी और बहुत घनिष्ठ मित्र सर, उनका काउंटर इफ आई एम करेक्ट टेस्ला हैज करेक्टेड व्हाट 50% एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फ्रॉम 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 देयर द हाइज। टाइम। हाँ सर 50% टेस्ला का खत्म हो जाना इस तरीके से, ये थोड़ा सा अलार्मिंग भी है और ऑन पेपर्स ही सही मगर ये बहुत सारा वेल्थ इरोड कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सर देखिए, इतना सगा कोई किसी का नहीं होता कि घर फूक तमाशा देखे। ये बात बिल्कुल सही है कि वो कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं। और बट एक चीज है सर, मुझे तो एलन मस्क भी ना कई बार बहुत अजीब से स्टेटमेंट देते हुए और बहुत अजीब बातें हुए करते हुए लगते हैं। जैसे कल उन्होंने एक यूएस ऑफिशियल कोई ट्रेडर बता दिया जो बहुत सीनियर पोजीशन में है, उनको ट्रेडर बता दिया, वो यूक्रेन होकर आए उनको ट्रेडर बता दिया, फिर जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, इस तरीके की चीजें। फिर एक कोई वो सर फिगर था, एक तो क्या इतने सारे फिगर आते हैं आजकल यूएस की तरफ से कि बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्या बातें हो रही हैं। सो द फिगर एट सम 15 सम बिलियन या मिलियन डॉलर्स का कोई स्टेटमेंट था, उसको करेक्ट करके बोले नहीं द लीकेज इज ओनली 4 बिलियन या मिलियन डॉलर। वो भी कहीं ना कहीं सर मेरे को एक स्टेबल माइंड फ्रेम में नहीं लग रहे। बट हाँ सिचुएशन थोड़ी ग्लूमी है और अब देखिए कहाँ स्टेबिलिटी आती है और कहाँ से रिवर्स करता है, क्योंकि टेस्ला ने पेन तो दिया है इन्वेस्टर्स को भी और मार्केट्स को भी। कल आपके नैस्डैक के टूटने के पीछे भी टेस्ला का भी हाथ था और भी कंपनीज थी, पर टेस्ला का बिल्कुल भी बहुत मेजर हाथ है। बिल्कुल सर, काफ़ी सारे शेयर टूटे थे, और टेस्ला तो आई थिंक 12-13% टूटा था। बिल्कुल आपने सही बताया कि एक महीने में 50% टूट चुका है। लेकिन सर आज एक काउंटर जिस पर कि पूरा हिंदुस्तान भी देख रहा है, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर एक अलग ही स्टोरी चलती है सर। जब भी मार्केट में कुछ ख़राब होता है यहाँ से कुछ एक नई कहानी आती है। इस बार आई है कि डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में नेटवर्थ जो है उसमें करीब नेटवर्थ का 2.35% उसकी अनियमितताएं हैं। बैंक की जो नेटवर्थ है वो करीब 65,000 करोड़ रुपए की। अब उसका 2.35% अगर आप लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 2100 करोड़ रुपए आ रहा है। तो बैंक के जो बॉन्ड निवेश है उस पर जो उनकी जो डेरिवेटिव कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ी है। अब पहले ही माइक्रो फाइनेंस से परेशान थे सारे बैंक, खासतौर से छोटे वाले बैंक जो मिड लेवल के बैंक्स हैं, लाइक इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, एयू बैंक, ये सारे बैंक कतार है सर। और आज इसीलिए आप देखिए इन्हीं की पिटाई भी हो रही है। ये सारे काम एक का हुआ है और पिटाई सबकी हो गई है। आप चारों को देख लीजिए उठाकर, आरबीएल बैंक, यस बैंक, डीसीबी बैंक, ये सारे इसी तरह से पिटते हैं। अभी क्या करें सर, जो कोई व्यक्ति इनमें से किसी बैंक में फंस गया वो क्या करे? सर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक की ही। और इसको मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा मगर हाँ एक खुशनसीबी है सर मेरी कि फ्राइडे को मैं आपके चैनल के माध्यम से सुमित सर के साथ जुड़ा था
तब इंडसइंड बैंक इफ आई एम करेक्ट अराउंड 950 लेवल्स पे चल रहा था। और सुमित सर ने इंडसइंड बैंक के लिए पूछा था, मैंने कहा था बिल्कुल दूरी बनाए रखें, 880 का लेवल, 860 का लेवल आपको दिख सकता है। उसके बाद कल मैं आपके चैनल के माध्यम से जुड़ा, और कल भी सुबह एक सिटी की रिपोर्ट आई थी, 1300 प्लस का लेवल्स दिया था उन्होंने, जो शौर्य ने कवर किया था। और उस टाइम भी मैंने कहा था कि आप बिल्कुल दूरी बनाए रखें, 881 का लो मारा था इस काउंटर ने तब। और मैंने कहा था कि अगर आपको बैंकिंग में इन्वेस्ट ही करना है तो कहीं और करें, इसमें नहीं। और आज आप देखिए किस तरीके का ये करेक्शन लेकर आया है, किस तरीके का कार्नेज लेकर आया है। तो मैं 3 दिन फॉर्चुनेटली जुड़ पाया, और तीनों दिन में इंडसइंड बैंक की बात हुई, तो एक फ्लॉन्ट करने का आज मुझे मौका मिल गया कि देखिए किस तरीके की रीडिंग हम लोग करते हैं। बट अब सर इसमें समझने का कारण होगा कि हमने ये सब चीजें क्यों करी। देखिए एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट का, जहां भी अनसर्टेनिटी आ जाती है वहां पे हम्म। आपको दूरी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है सर किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का। 3 साल का आपने एक्सटेंशन मांगा था, 1 साल का ही मिला। मतलब कहीं ना कहीं आरबीआई को भी मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और सर ये कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के कारण नहीं होता है, देयर आर मेनी बेंचमार्क्स, देयर मेनी स्क्रीनिंग्स व्हिच आर डन, एंड आफ्टर दैट यू गेट दैट अप्रूवल। और उसमें अगर आप कहीं प्रॉब्लम में हैं तो आप एक्चुअल में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, क्योंकि सर बैंकिंग बिजनेस ना इतना क्लीन एंड क्लियर बिजनेस है जिसमें हम डाउट्स नहीं रखना चाहते। अब सर हम ये समझते हैं कि जो भी आपने न्यूज दी वो न्यूज एग्जैक्टली है क्या। 2023 में आरबीआई का एक नया नॉर्म आया था जिसमें ये अपने डेरिवेटिव पोजीशंस जो हैं इनको बिल्कुल। मार्क टू मार्केट एनालाइज करना होगा। अभी तक सारे बैंक्स क्या करते थे, मार्क टू मॉडल करते थे। अब मार्क टू मार्केट करने के चक्कर में क्या हुआ कि और ये इंप्लीमेंट हुआ था अप्रैल 2024 में, दिसंबर तक की पोजीशन में ही इनको इतना लॉस देखने को मिल गया है इनके इंटरनल अकाउंट्स में। एंड टू वेरीफाई इट उन्होंने एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी हायर किए हैं, और वो रीवेरीफाई कर रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। अब इसको देखने के बाद देखिए एक चीज है सर, अगर इंडसइंड बैंक इतनी प्रॉब्लम में है तो मैं और छोटे बैंक्स को तो बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन में नहीं समझूंगा। और मैं हम्म। समझूंगा एक बार ये पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाए, और ये जो आरबीआई ने मॉडल इंप्लीमेंटेशन की बात करी थी मार्क टू मॉडल से मार्क टू मार्केट के लिए, ये बैंक्स भी कहीं ना कहीं आउट एंड ओपन आ जाएं, अपने एसेट क्वालिटी और अपने डेरिवेटिव पोजीशंस के बारे में क्लैरिटी दे दें, उसके बाद ही इन छोटे बैंकों में आप कोई पोजीशन बनाने की सोचें। आई बिलीव थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी इनमें और आपको बनती हुई दिख सकती है। बिल्कुल। अब दर्शकों के सवाल भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट से अपने सवाल भेजना शुरू कर दें। जिनके नहीं आए हैं वो जल्दी से तेज़ी से भेज दें। बस 1 मिनट में मैं अब आखिरी खबर लेकर फिर मैं ये जो दर्शकों के सवाल हैं उन पर आता हूँ। सर लास्ट जो शेयर डिस्कस करने वो है एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन्स। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ इन्होंने 96,000 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट साइन किया जहां पर कि ये 4200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे और कुछ सोलर पंप वगैरह भी इनको लगाना है। हम पहले भी बात कर रहे थे कि यूएस के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है, जो जिसमें इंडिया बात कर रहा है, उसमें 3 चीज़ें फोकस में रहने वाली है। एक तो डिफेंस, दूसरा न्यूक्लियर पावर और तीसरा ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ का इंपोर्ट और साथ ही जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनका इंपोर्ट। और आप देखिए सर उसको लेकर पहले से ही भूमिका बन रही है कि एनटीपीसी हमने करीब 10-12 दिन हो गए इस बात को जिक्र किया था कि आपको न्यूक्लियर से जुड़ी हुई कुछ खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। वो आनी शुरू हो गई हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हम प्लांट लगा रहे हैं। प्लांट लगाएंगे तो टेक्नोलॉजी भी लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी वो यूएस से आएगी, तो पहले ही गवर्नमेंट की कंपनी को आगे कर दिया गया। सर एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन, इन दोनों पर आपकी राय? सर हम बहुत बार ये बातें बोलते हैं कि ये सेल लगी हुई है मार्केट के अंदर, और इसमें क्वालिटी स्टॉक्स बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से एनटीपीसी एनटीपीसी ग्रीन दोनों ही, और ये बहुत बार हम बोल चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से कि करंट लेवल्स पे जरूर इनमें पोजीशन बनाएं। इन टाइम टू कम ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। इफ आई एम करेक्ट सर, कल के एक अग्रीमेंट के पहले भी इन्होंने असम में आई थिंक 2 लाख करोड़ का एक अग्रीमेंट भी किया था, विच वाज आई थिंक अ फोर्टनाइट बैक। बहुत एग्रेसिवली ये कंपनी आगे बढ़ रही है। और रिन्यूएबल के साथ साथ न्यूक्लियर की जो आपने बात छेड़ी है बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर में सबसे बड़ा कंटेंडर यही कंपनी बन रहा है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने का दमखम रखता है।
अगर आप पेशेंटली इसको होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसमें धीरे धीरे करके एक एसआईपी मोड में बाइंग करते रहिए। इन टाइम टू कम सर ये बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखेगी, कंपनी भी और स्टॉक भी।